हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार अब फिर अपन मिल रहे हैं चिन्मय ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं कि जो बच्चे अभी इस डाउट में हैं कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो अपन एग्ज़ाम के क्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एक आपके सामने वीडियोस लेके आए हैं जिसके सामने आपके अपन डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जब आपके पास टाइम बचेगा तो आपको क्या क्या इन एग्ज़ाम के डेज़ में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सब अपन दोस्तों क्या करेंगे, कवर करेंगे। दोस्तों अपना जो सब्जेक्ट है वो आपका मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 4 है जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका पार्ट ए 60 मार्क्स के लिए और पार्ट बी 40 मार्क्स के लिए। पहली बात तो आप विशेष ध्यान रखना कि इसमें कोई आपके एमसीक्यूज नहीं आएगा, कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, पूरा का पूरा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो कंपल्सरी रहेगा और उसके बाद रिमेनिंग में 6 में से आपको 5 करने हैं। तो किसी एक क्वेश्चन में ऑप्शन आ सकता है कि 2 का ए भी कर सकते हैं या 2 वाला कर सकते हैं, या 6 में से 5 वाला कोई ऑप्शन दे सकता है आपको। तो एक में ऑप्शन आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी ही है, वो सब आपको कवर करनी है। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहेगा, पूरा का पूरा पेपर आपको लिख के ही आना है, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कवर करेगा 60 मार्क्स के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा 40 मार्क्स के लिए। अब कुछ बच्चों की डाउटफुल में ये है कि सर हमारे सीएमए मजबूत है, एफएम मजबूत नहीं है। कई लोगों का ये है कि सर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, कईयों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अच्छा नहीं है। दोनों सी बातें हैं। कईयों का न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी अच्छा है, कई कहते हैं सर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी अच्छा है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन वाले आप देख लेना दोस्तों, आपके लिए 20 to 24 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाएगी। अब जहां पर आप थ्योरी याद करते हो तो वहां पर फॉर्मेट भी आपको सारे याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला भी सारे याद करने पड़ेंगे, कंसेप्ट भी सारे याद करने पड़ेंगे। जब आपको ये याद हो ही जाते हैं तो न्यूमेरिकल का भी आधा काम हो ही जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आधा पोर्शन रहता है एंट्रीज का, फॉर्मेट का, फॉर्मूले का, और आधा पोर्शन रहता है कैलकुलेशन का। तो अगर आप एग्जाम में एंट्रीज भी लिख के आते हैं, फॉर्मेट भी बना के आते हैं, फॉर्मूला भी लिख के आते हैं, तो भी आपको आधे मार्क्स जरूर मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे बड़ी खास बात यही रहती है, स्ट्रेंथ यही रहती है दोस्तों, कि आप जितना जितना उसमें क्वेश्चन आंसर लिखोगे, जितना जितना पार्ट आप लिखोगे, उतना उतना आपको मार्क्स जरूर दिए जाएंगे। ऐसे होते हैं ना, ऐसा कोई सीन नहीं है कि सर हमारे आंसर मैच नहीं हुए तो हमारा पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा, आंसर काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना जितना पोर्शन कवर करके आओगे, जितना जितना लिख के आओगे, उतने आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आप ये कंफर्म करें कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी एंट्री सारी आपको याद होनी चाहिए, उसके फॉर्मेट सारे आपको लर्न होने चाहिए, उसके फॉर्मूला है वो सारे लर्न होने चाहिए। दूसरा, आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे वर्किंग नोट जरूर बनाओगे, क्योंकि वर्किंग नोट आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग के आंसर के पार्ट होते हैं। आप बिना वर्किंग नोट के कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, चाहे वो वर्किंग नोट आप पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे के अंदर, कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दोस्तों अपन कौन कौन से मेजर जो चैप्टर हैं वो सारे कवर करेंगे, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी अकाउंटेंसी काफ़ी अच्छी है, या जो कहते हैं सर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी अच्छा है, वो पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उठाए। पहले वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो चैप्टर हैं वो देखें कि कौन कौन से मेरे कवर्ड हैं और कौन कौन से मुझे कवर करने हैं। मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप सबसे पहले चैप्टर पढ़ोगे शेयर कैपिटल। सबसे पहला कौन सा पढ़ोगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर भी क्वेश्चन जो आप करोगे वो पहला सोल्व करोगे, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। लॉन्ग टाइप का इसका क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ शेयर एंड लॉन्ग टाइप का जो इसका क्वेश्चन है वो पक्का आने वाला है। इश्यू ऑफ शेयर में ऐसा रहेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आएगा। एक्सेस एप्लीकेशन आई है, फिर उनमें से कुछ रिजेक्टेड हुई, फिर एक्सेस अमाउंट है उसको रिफंड किया गया या अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया, फिर कॉल्स इन अरियर आई, फिर कॉल्स इन अरियर से फॉरफीचर किया गया, फिर उनको री इश्यू किया गया। लॉन्ग टाइप का इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप इसके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपने 12th में काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किए हैं, अपने अपनी क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करवाए हैं, अपने फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी सॉल्व करे हैं। तो इनमें ये चैप्टर ऐसे जिनको आपको पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी आ सकता है कि हाँ ये तो मैं कवर कर सकता हूँ। तो अपन जो एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इश्यू ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन सोल्व करना किसी के लिए भी लेंथी नहीं होगा, किसी के लिए भी टफ नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। 8 से 10 मार्क्स आप इस चैप्टर में कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा, 80% चांसेस इसके आने के हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पूछा जाएगा। रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिर्फ 7 एंट्रीज है, वो याद करनी है, वो 7 एंट्रीज का इफेक्ट देखना है। उसके बाद जो बैलेंस शीट बनती है वो आपको बनानी है। तीसरा न्यूमेरिकल जो इसका अगर आप पढ़ोगे वो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर वाला है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का जो फॉर्मेट बनता है, ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन, फर्म अंडर राइटिंग,
फिर अनमार्क एप्लीकेशन, फिर उसका जो बेनिफिट दिया जाता है वो है, वो सब अंडरराइटिंग ऑफ शेयर का। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, इन तीनों में से दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफर्म मिल जाएंगे। जिनको थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है वो पहले एक तो बैलेंस शीट बनाना सीखें। बैलेंस शीट का सेक्शन 129 याद रखें, कौन से स्केड्यूल में बनता है, पार्ट ए में बनता है, पार्ट बी में बनता है, पार्ट ए में बैलेंस शीट बनता है, और सेक्शन 129 स्केड्यूल 3 में बनता है। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर की सारी कंडीशन पढ़ के जाइए, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर की सारी कंडीशन पढ़ के जाइए। यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम पढ़ के जाइए, सेक्शन 52 जो है यूज ऑफ सिक्योरिटीज में। वैसे आप जो कंपनी लॉ पढ़ोगे उसके अंदर आपने खूब सारे सेक्शन याद भी कर रखे होंगे, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात आएगी भी नहीं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड, पेड अप, रिजर्व कैपिटल, वो जरूर पढ़ के जाएंगे। फिर जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों डिबेंचर वाला। तो डिबेंचर में न्यूमेरिकल में आपको दो ही क्वेश्चन एक पर ज़्यादा ध्यान देने हैं। एक देना है आपको परचेज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी वाला, कि आपने एसेट्स परचेज करी है, फिर लाइबिलिटी परचेज करिए, फिर उसका क्या किया आपने, पेमेंट कराए। वो पेमेंट वेंडर के थ्रू कराए तो वो आपको एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेंडर लाइबिलिटी टू वेंडर टू कैपिटल जरूर है, और डिफरेंस जो आएगा वो डेबिट में गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए अगर आपने डिबेंचर इश्यू करी तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट जरूर पूछेगा। वो एंट्री जैसे सिंपल सी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लेकिन उसके साथ वो बैलेंस शीट जरूर पूछेगा कि उसके बाद जो बैलेंस शीट बनती है वो क्या बनती है। फिर और जो ये तो इश्यू वाला पार्ट है। फिर रिडम्पशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछ जाएगा वो एक तो पूछेगा आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। आउट ऑफ प्रॉफिट जहां पर नेसेसरी लेजर अकाउंट बनते हैं, डिबेंचर का अकाउंट बनता है, डीआरआर का अकाउंट बनता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड का अकाउंट बनता है, एक बैंक अकाउंट बनता है। ये चारों अकाउंट बनते हैं, ये चारों अकाउंट आपको याद होने चाहिए, लेजर अकाउंट बनते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा परचेज इन ओपन मार्केट। परचेज इन ओपन मार्केट चाहे वो कैंसिल करने के लिए हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसकी एंट्री आप जरूर पढ़ के जाएंगे। इसका क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा इसका क्वेश्चन आपको, परचेज इन ओपन मार्केट वाला। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आप इसका कवर करने जाओगे तो शेयर एंड डिबेंचर में डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना। सेक्शन 71(2) का जो सेक्शन है जिसके अंदर डीआरआर कैसे बनाया जाता है, डीआरआई कैसे बनाया जाता है। डीआरआर में आप जैसे पढ़ते हो कि सर ये बिफोर 31 मार्च बनाया जाना जरूरी है, डीआरआर 25% होना जरूरी है, डीआरआई 30 अप्रैल से पहले बनाया जाना जरूरी है, और 15% इन्वेस्टमेंट बनाया जाता है। कौन कौन सी कंपनियां डीआरआर नहीं बनाती है, ऐसी कंपनियां जो डीआरआर नहीं बनाती है वो भी आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद जो मेजर चैप्टर आता है वो आता है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट का। मेजर जो चैप्टर है वो किसका आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा है जो आपने 12th में पढ़ा है, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा है, अपनी कोचिंग में आपने खूब सारा पढ़ा है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके स्ट्रेंथ में है कि सर ये तो हमने रट्टे मार रखे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपने फॉर्मेट पूरा याद है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो इसके साथ में इनके नेसेसरी लेजर अकाउंट जरूर बनाना। नेसेसरी लेजर अकाउंट जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का बनता है, एक तो फिक्स्ड एसेट्स का बनेगा, इन्वेस्टमेंट का, ये 3 नेसेसरी लेजर अकाउंट जरूर बनेंगे आपसे, और इनका यूज मतलब वर्किंग नोट का इसमें यूज करोगे, और ये आपके आंसर के पार्ट जरूर बनेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखो तो इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आएगा। AS3 लिखना मत भूलना, ऊपर आप क्या लिखोगे, AS3, फिर फॉर्मेट पूरा बनाओगे। फिर कईयों को इसे डाउटफुल रहेगी सर मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं होगा, तो भी आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ऐसी है जो आपको आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आया तो ऐड करो, पैसा गया तो लेस करो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आया तो ऐड करो, गया तो लेस करो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जितना जितना पोर्शन आपको याद है उतना आप जरूर लिखें, और जितना मैच हो रहा है उतना आप मैच करके आइए। ऐसा नहीं है कि सर लेंथी क्वेश्चन था तो मुझसे हुआ ही नहीं। क्वेश्चन का जितना पार्ट अगर आपको आ रहा हो वो आपको करना ही है। रेशियो में आप कंफर्म करेंगे, जितने भी फॉर्मूले वो सारे रट के ही जाएंगे। CMA FM का पेपर बिना रेशियो के फॉर्मूले के याद किए बिना होगा ही नहीं। इसमें बेसिकली जो आपका एक्टिविटी रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सर रेशियो आपको जितने CMA में इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ये FM में भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही आपको याद करने हैं, रेशियो वाला भी यहाँ पे याद करना है और ये वाला भी याद करना है। अब रेशियो में अगर CMA में अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो वो रेशियो के पॉइंट देगा आपको, उसके बाद बैलेंस शीट पूछेगा। तो अगर आप रेशियो के अगर आपको वैल्यूज कनेक्ट नहीं भी हो रही है तो अगर आप फॉर्मूले भी लिख के आते तो आधे मार्क्स तो हैं आपके पास। तो जितने भी ज्यादा हो सके आप फॉर्मूले पूरे के पूरे याद करें, पूरे फॉर्मूले याद करें। आप पेपर पे लिख ले, सुबह शाम रिसाइट करते रहो, बार बार फ्रेंड्स को बताते रहो, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फिर आता है दोस्तों कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका 100% क्वेश्चन आएगा। CFS का क्वेश्चन 100% आया, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसमें 5 स्टेप्स बनती है, P&L अकाउंट बनाना, नेटवर्थ बनाना, गुडविल कैपिटल जरूर बनाना, MSSI का शेयर कैलकुलेट करना और कंसर्ट प्रॉफिट। ये 5 स्टेप्स वर्किंग नोट में बनेगी। उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट जो दोनों कंपनी की वो मर्ज करके बनानी है, आपको दोनों को जोड़ के लिखना है। जिन स्टूडेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए भी इसमें चांसेस है। मेजर पार्ट क्या होगा, दोनों की बैलेंस शीट को जोड़ के लिखना। आप दोनों की बैलेंस शीट को क्या करोगे, आप कंसोलिडेशन फाइनेंस स्टेटमेंट में ए लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। आप नीचे कंसोलिडेशन बैलेंस शीट आफ्टर एक्विजिशन हेडिंग लगाई, एएस या लिखना मत भूलना, एएस 21। एएस दोस्तों इसका कौन सा है, 21। दोनों बैलेंस शीट को आप जोड़ दोगे और जोड़ के लिखोगे। दोनों बैलेंस शीट क्या करोगे, जोड़ के फिर लिख देना। आधे मार्क्स तो वहीं कवर हो जाएंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट ही पूछ जाती है, वो बैलेंस शीट आप बना के आए हो। फर्स्ट आर जो 3 घंटे होंगे उसके अंदर पहला 1 घंटा है, उसके अंदर आपको कंफर्म करना है कि आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। मतलब आपके हिसाब से 1 घंटे के अंदर आप पास हो जाने चाहिए। फिर बाकी के 2 घंटे बचे, वो 2 घंटे बचेंगे अपने एग्जाम्शन के। तो फर्स्ट आर के अंदर अपना अगर सीएमए वाला पोर्शन मजबूत है तो पहले अपन सीएमए कर लेंगे, और अगर अपना एफएम वाला पोर्शन मजबूत है तो पहले एफएम कवर कर लेंगे। तो 1 घंटे के अंदर आपके 40 मार्क्स का आपके हिसाब से पेपर हो जाना चाहिए। मतलब पेपर का 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स का पेपर है वो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए दोस्तों। 40% पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मेरे 40 मार्क्स तो आ चुके हैं, अब मुझे सिर्फ एग्जाम्शन की लड़ाई लड़नी है, अगले 2 घंटे मुझे एग्जाम्शन निकालनी है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें कवर करके जरूर जाएंगे। रेशियो के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, कंसोलिडेशन फाइनेंस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट है वो याद करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट याद करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट जरूर बना के आने हैं। डिवेंचर के रिडम्पशन में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला करना है, परचेज इन ओपन मार्केट वाला करना है, जिसमें डिवेंचर का अकाउंट बनता है, डीआरआर का अकाउंट बनता है, डीआरएफ का अकाउंट बनता है, बैंक का अकाउंट बनता है। परचेज इन ओपन मार्केट में कैंसिल कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इसकी एंट्रीज याद करनी है। न्यूमेरिकल डिबेंचर का जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट ऑफ वही बनते हैं, एक तो परचेज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के बनते हैं, दूसरा कोलेटरल सिक्योरिटी का बनता है। एक डिबेंचर इंटरेस्ट या डिस्काउंट राइट ऑफ है वो तो एकदम इजी रहेगा, तो वो आप देखोगे तो भी चले जाना देख के। थ्योरी वाले क्वेश्चन इसमें शेयर डिबेंचर में डिफरेंस है वो आप पढ़ के जाओगे, सेक्शन 30 जो 71 है वो आप पढ़ के जाओगे। और ये शेयर कैपिटल वाले ये चैप्टर, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको कंफर्म ही कवर करने हैं, ये जरूर से जरूर आपको कवर करने हैं। ये कवर करोगे तभी सीएमए का पोर्शन कवर होगा। अगर ये चैप्टर आपसे कवर नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों सीएमए डाउटफुल है। इसमें कुछ चैप्टर, मोस्ट ऑफ चैप्टर तो ऐसे जो आपने पहले से पढ़ रखे। अकाउंटेंसी के बच्चे ने ये जरूर चीजें पढ़ी है, शेयर कैपिटल भी पढ़ा है बार बार, डिबेंचर भी पढ़ा है बहुत बार, कैश फ्लो भी बहुत बार पढ़ा है, रेशियो बहुत बार पढ़ा है। खाली एक कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट है, एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ये सब चीजें आगे की चीजें हैं। बाकी तो आपने बात बहुत बार पढ़ी है, अपन ने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, खूब सारे इसके फॉर्मेट याद किए हैं, खूब सारी एंट्रीज याद की हैं, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस पक्का ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ो ना तो आप इसमें कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना दोस्तों। कंसेप्चुअल आप ज्यादा जैसे आप अगर न्यूमेरिकल के साथ पहले जाते हो तो न्यूमेरिकल में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले आप कवर करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले क्या कवर करोगे आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये फॉर्मूला जरूर पढ़ोगे, के वाला फॉर्मूला तो रट ही लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन में के का फॉर्मूला जरूर पूछेगा, D1/P0 × 100 + G, ये वाला पूछेगा, ये वाला जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, फिर KP, KR और WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंफर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनका कंफर्म है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनके बिना FM का पेपर बनेगा ही नहीं। दूसरा आप पढ़ोगे लिवरेज। लिवरेज में 3 फॉर्मूले, 3 बातें अपने खूब पढ़ा है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। फिर इनकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, बस। अगर इनकी थ्योरी पूछे तो वो पूछ सकता है कि लीवरेज क्या होता है, तो आप लीवरेज में बता सकते हो, उसकी थ्योरी बता सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ लीवरेज बता सकते हो, फाइनेंशियल लीवरेज क्या काम में आता है वो सब पूछ सकते हो। पहले न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं हम। तीसरा फिर पढ़ोगे आप कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को अपन ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर से थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। जैसे ये अपन लाइन थ्योरी की बना लेते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरी आपसे ज़्यादा पूछेगा।
पहला खुद कैपिटल स्ट्रक्चर ही पूछेगा क्या होता है, या इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पूछ सकता है वो। दूसरा काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पूछ सकता है। काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पूछ सकता है। इसके बाद ये पूछेगा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में ईच थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अजम्पशन पूछेगा आपसे कि कौन कौन से अजम्पशन। तो चारों थ्योरी आप पढ़ के जाओगे, एनआई, एनओआई, एमएम मॉडल और ट्रेडिशनल मॉडल। ये सारे आप पढ़ के ही जाओगे, इनके बिना पेपर सोल्व होगा नहीं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो एनआई के क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाने के चांसेस हैं, या एनओआई, क्योंकि जब आप इनकी कंसेप्ट पढ़ोगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। एनआई, एनओआई और एक ट्रेडिशनल जरूर पढ़ लेना, और ये मोदी गिलानी एमएम मॉडल। इतने बड़े इनके न कोई फॉर्मूले हैं, न इनकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है, सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर तो वो कंफर्म ही पढ़ने हैं। अगर आपकी एफएम की मजबूत है तो ये आपके पहले से याद भी होंगे, या अभी आप अगर इससे पढ़ रहे हो तो ये फटाफट एक दिन का चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लिवरेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये एक दिन का चैप्टर है। एक घंटे में पढ़ोगे ना तो 2 दिन में हो जाएगा। एक दिन का 1 घंटा अगर इसके लिए निकालोगे तो जरूर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद अब कैपिटल बस्टिंग जो आप पढ़ना है ना वो सबसे लास्ट में पढ़ना है। तो उससे पहले आप एक बार पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सोल्व करना है, ईओक्यू का फॉर्मूला जरूर याद करना है। टोटल कैरिंग कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये सारे जरूर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल में 2 ही मेथड है, एक तो फोरकास्ट मेथड जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी माइनस करने वाला, एक ऑपरेटिंग साइकिल वाला मेथड। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों में से एक जरूर पूछेगा, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंफर्म 100%। वर्किंग कैपिटल का फोरकास्ट मेथड है या ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का आएगा आपके लिए। खूब सारे पन्ने क्वेश्चन सॉल्व भी करें वर्किंग कैपिटल वाले। कॉस्ट शीट बनाना है, फिर करंट एसेट्स एक तरफ कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटी एक तरफ कैलकुलेट करना है, या ओसी के अंदर m + w + f + d - c, फिर ओसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ओसी, फिर आपसे उससे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना। एक इसमें रिसीवेबल मैनेजमेंट की थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाओगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट की थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाओगे। ठीक है। फिर आता है, फिर अपन पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी भी एकदम छोटा सा चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है। 3 इसके अप्रोचेज हैं, वॉल्टर मॉडल और एमएम मॉडल और गॉर्डन मॉडल। तीनों ही पढ़ के जाने हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, तीनों ही पढ़ के जाने हैं। वॉल्टर का छोटा सा फॉर्मूला है, एम मॉडल का छोटा सा फॉर्मूला है, और गॉर्डन का छोटा सा फॉर्मूला है। वॉल्टर का फॉर्मूला जहां पर d + e - d × r/k/k। एमएम मॉडल तो बहुत ईजी है, P0 × 1 + k - d या 1 + k - 0 करना है। गॉर्डन मॉडल जो अपने इक्विटी वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, d1/P0 × 100 + g या P0 = d1/k - g। एकदम सिंपल फॉर्मूले। डिविडेंड पॉलिसी की आप थ्योरी जरूर पढ़ के जाओगे, थ्योरी इसकी पढ़नी है भैया, जिसमें टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पूछेगा, या इनके बारे में पूछ सकता है कौन सी थ्योरी है जो रेलिवेंसी बताती है, कि रेलिवेंसी थ्योरी के बारे में बताइए। तो रेलिवेंसी को 2 बताते हैं, गॉर्डन बताता है और वॉल्टर बताता है। इररेलिवेंसी को एक ही बताता है, एमएम मॉडल बताता है। तो रेलिवेंसी के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। एक रिसीवेबल मैनेजमेंट या फैक्टरिंग वाली थ्योरी जरूर पढ़ लेना भाई, फैक्टरिंग। इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत ईजी चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल से फॉर्मूले, एफडी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, एन्युटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एक एफडी का फॉर्मूला, एक इसका एन्युटी का फॉर्मूला। और लास्ट में पढ़ेंगे अपन कैपिटल बस्टिंग। सबसे लास्ट में पढ़ना है कैपिटल बजट। और कैपिटल बस्टिंग 100% आएगा, 100% आएगा।
अब जो बच्चे इस अप्रोच से हैं कि हमें टफ चैप्टर पहले निपटा लेने चाहिए, वो पहले पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग। लेकिन जिन बच्चों को ये लगता है कि मुझे पासिंग मार्क्स देखने हैं, मुझे क्या करना है, पास किस तरीके से हुआ जाए, पास मुझे कैसे होना है, उसके लिए वो क्या करेंगे, वो पहले ये चैप्टर निपटाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, कैपिटल। जिनको ये चैप्टर इजी लगते हैं कि सर ये तो मेरा पढ़ा हुआ भी है बहुत बार, एक बार अगर रिवाइज करूंगा तो रिवाइज हो जाएगा, वो पहले कैपिटल बस्टिंग पढ़ेगा। लेकिन जिनको ये लगता है कि सर मुझे पास होने में थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, या मुझे तैयारी भी पूरी मेरी कंप्लीट नहीं लग रही है, तो वो पहले ये चैप्टर पढ़े, पहले इजी वाले चैप्टर पढ़े, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगी सर मैं पास तो ऑलमोस्ट हूं। उसके बाद वो कैपिटल बस्टिंग पढ़ेगा। कैपिटल बस्टिंग जरूर पढ़ के जाएं, सारे फॉर्मूले पढ़ के जाएं, पे बैक पीरियड, पोस्ट बैक पीरियड, ARR, है ना, फिर NPV, PV, PI और IRR, इन सब के फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाएं, इन सब से क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर जाएं कि इन सब से क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, ये सारे पढ़ेंगे। फिर FM की जो अगर बेसिक थ्योरी पूछेगा ना, तो बेसिक थ्योरी में पूछ सकता है वो इंपॉर्टेंस ऑफ FM क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ FM क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ FM क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ FM क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है, यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, कि फाइनेंशियल लिवरेज का यूज क्या होता है, या लिवरेज के बारे में पूरा पूछ लेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी जरूर पूछ सकता है। फिर एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वर्ड जरूर पूछता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ये सारे इसमें पूछेगा। फिर एक और अकाउंट वाला जो पोर्शन है वो और जरूर FM में पूछा जाता है, जो है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्टिंग। इसमें दो चैप्टर हैं, एक तो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक न्यूमेरिकल में आप ये भी देख लेना भाई, जहां पर जब आप ये लीवरेज पढ़ रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये जरूर पढ़ लेना। EPS का फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना। इनकम स्टेटमेंट आपको पूरा याद होना चाहिए, EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू EBT माइनस टैक्स EAT माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो EPS का फॉर्मूला तो आपको पक्का आना चाहिए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, या इक्विवेलेंसी लेवल क्या होता है, इक्विवेलेंसी लेवल क्या होता है, ये आपको जरूर ही पढ़ के जाने हैं। फिर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पूरा का पूरा याद करना है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पूरा याद करना है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एकदम डिट्टो, जिसमें कई बार ये पूछता है कि वो 60,000 यूनिट मैंने बनाई है, 80,000 यूनिट बनाऊंगा तो क्या कॉस्ट आएगी, या 80,000 यूनिट बना रखी है तो 8,000 बनाऊंगा या 10,000 बनाऊंगा तब क्या कॉस्ट आएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा फॉर्मूले कौन से याद करने हैं, PV रेशियो, ये तो अपना फॉर्मेट फेवरेट फॉर्मेट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। PV रेशियो याद करके जाना है। BP के क्वेश्चन सोल्व करना है, ये तो क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स रिक्वायर्ड और डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, इन सब छोटे छोटे फॉर्मूले वो सारे आपको पढ़ के जाने। फिर एक सिक्योरिटी एनालिसिस वाला थ्योरी का चैप्टर है, सिक्योरिटी एनालिसिस। तो सिक्योरिटी एनालिसिस की एक तो अप्रोचेस पढ़ के जाना, फंडामेंटल, टेक्निकल और एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। फिर टेक्निकल में एक डो जोनस थ्योरी है और मार्केट थ्योरी में रैंडम वॉक थ्योरी है, ये आप जरूर देख लेना भाई, है ना। बाकी इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग और इसमें डिफरेंसेस ये तो आप सिंपल बता सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट करना, गैम्बलिंग करना, स्पेकुलेशन करना, इन सब में तो आप डिफरेंसेस आराम से इजीली बता सकते हो। टोटल रिटर्न का फॉर्मूला आपको करंट रिटर्न प्लस कैपिटल रिटर्न होता है, ये आप जरूर पढ़ जाना। तो ये FM के पॉइंट्स है, 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन FM आपको पास करवा देगी सबसे पहले तो,
भी एफएम को अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो आप एफएम पहले फर्स्ट हाफ में एफएम निपटा देगी, आपको पास करवा देगी, फिर आप सीएमए के बड़े बड़े चैप्टर उनको सोल्व कर सकते हो, या जिनको अकाउंट्स पहले अच्छी लगती है वो पहले अकाउंट्स निपटा दो और उसके बाद एफएम सोल्व कर लो। दोनों सी बातें हैं, जिसकी जो जैसी कमांड हो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपको पहले एफएम ही सोल्व करनी है पहले सीएमए सोल्व करना है। जिसकी जो स्ट्रेंथ हो उसके अकॉर्डिंग वो उस पर काम करेगा। न्यूमेरिकल में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले सारे आप एक पेज पे उतार रखे होंगे आपने पहले से ही, उस पेज पे आप उतार के पहले उनको सुबह शाम याद कर सकते हो। लिवरेज सिंपल है, लिवरेज तो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, इनका यूज, डॉल, डीएफएल, डीसीएल। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पहले पढ़ना, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल पार्ट में कंफर्म पूछा जाएगा 100% क्वेश्चन। और जब इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी ना तो आपसे न्यूमेरिकली बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। एनआई के फॉर्मूले हैं, एनओआई के फॉर्मूले हैं, ट्रेडिशनल के, एमए मॉडल के। वर्किंग कैपिटल में ईओक्यू, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, आरओएल, मैक्सिमम स्टॉक, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, ये पूरे के पूरे आपको याद करने हैं। फिर वर्किंग कैपिटल खुद कैलकुलेट होती है फोरकास्ट मेथड से या ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से कैलकुलेट होती है। तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो फॉर्मूला है M+W+F+D-C, फिर ओसी, नंबर ऑफ ओसी निकालना है, फिर नंबर ऑफ ओसी से वर्किंग कैपिटल की अमाउंट निकालना है। या फोरकास्ट मेथड के अंदर पहले आप कॉस्ट शीट बनाते हो, फिर उससे करंट एसेट्स जो डेज दे रखे होते हैं, मंथ दे रखे होते हैं, उनसे आप करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हो, फिर करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो, फिर करंट एसेट माइनस क्या कर लेते हो, करंट लायबिलिटी। फिर डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी की आप थ्योरी जरूर पढ़ के जाएंगे, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, रेलेवेंसी है या इररेलेवेंसी है वो, और काइंड्स ऑफ डिविडेंड भी पढ़ जाना भी। काइंड्स ऑफ डिविडेंड पढ़ लेना आप। और फिर टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें एफडी कैलकुलेट करनी और एन्युटी कैलकुलेट करनी। एक परपेचुअल वैल्यू और आती है इसके अंदर, वो और देख लेना, परपेचुअल वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू के फॉर्मूले हैं वो देखना। फिर लास्ट अपन करेंगे कैपिटल वेस्टिंग, फिर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट शीट का फॉर्मूला पूरा याद करना। थ्योरी में पढ़ के जाओ तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ लेना इसकी। बस इन सब चीजों से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 60 से 80 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है तो वो ये मत सोचे कि सर मुझे यही पढ़ना है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ना ना ना। जिनका ये कवर हो रखा है वो और ज्यादा पढ़े, जिनका कुछ कवर नहीं हो रखा है उनके लिए यही है। जो ये सोच रहे हैं कि सर एग्जाम पेपर कैसे क्रैक किया जाए या कैसे 40 मार्क्स कैसे लाए जाए, 60 कैसे लाए जाए, 50 के, जो बच्चे पढ़ रखे हैं, काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ये नहीं सोचना है कि सर मुझे तो बस यही कवर करना है, इसके अलावा कुछ कवर नहीं करना है, इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारा पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर एक दिन में या 5-7 दिन के अंदर क्या क्या मैं पढ़ के जाऊँ, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरा आप मेक श्योर करें कि क्वेश्चन में जो जो पोर्शन आपको आ रहा है वो आप करके आएंगे। जो आप याद करके गए हैं उससे रिलेटेड जो कुछ भी आया है उसका फॉर्मूला लिख के आएंगे, फॉर्मेट लिख के आएंगे, उससे रिलेटेड जो एंट्रीज होगी वो सारी लिख के आएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लेंथी देखा, उसको पढ़ा, समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दिया। उस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपकी समझ में आई हुई होंगी, जिसकी एंट्री आपको याद होगी, फॉर्मेट आपको याद होगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कैल्कुलेशन आपको याद होगी। वो किस कैल्कुलेशन लिख के आए, जैसे एग्जामिनर को लगे कि बच्चा पढ़ के तो आया था, आप पेपर ही पूरा ब्लैंक छोड़ गया थे, क्वेश्चन ही पूरा ब्लैंक छोड़ गया, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। वर्किंग नोट जरूर बना के आएंगे और क्लियरिटी रखेंगे। वर्किंग में क्या रखेंगे, क्लियरिटी रखेंगे, डिजिट लिखी हुई समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपके जो आंसर होंगे वो न्यूमेरिकल डिजिट में होंगे, वो डिजिट सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, उस तरीके से आप पेपर करेंगे। बी कॉन्फिडेंट होकर पेपर दे के आए आराम से, और पक्का अपन जरूर मिलेंगे और आप पास हो ही जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए। तब तक थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।